हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट मेंस प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक पेपर में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के और 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के मेंशन किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद लाभदायक होगी। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। अगर आपको 2025 के करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज रिवीजन करना है तो ऑलरेडी चैनल पर आपके इंडेक्सेस और अपॉइंटमेंट्स की वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उर्जित पटेल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इन्हें हाल ही में IMF का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल इस पद पर 3 वर्ष के लिए है। ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किन की बात की गई है? उर्जित पटेल की बात की गई है कि इनके संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। इन्हें हाल ही में आपका IMF का आपका क्या नियुक्त किया गया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, अर्थात ED नियुक्त किया गया है। इनका इस पद पर कार्यकाल रहने वाला है 3 वर्ष के लिए। ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये RBI के 24th गवर्नर रह चुके हैं। वहीं अगर हम IMF की बात कर लेते हैं कि इसकी IMF की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई है 1944 ईस्वी में, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? राधाकृष्णन जी, जगदीप धनखड़, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राधाकृष्णन जी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने क्या दे दिया था? रिजाइन दे दिया था, इसलिए यहाँ पर दोबारा इलेक्शन कराया गया और उसके बाद में राधाकृष्णन जी को बनाया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके एक आर्टिकल है, जिसका नाम मतलब आर्टिकल नंबर आप याद कर लीजिएगा 63। यहाँ पर आपसे बोला गया है इनका कार्यकाल एग्जैक्ट जो कितना होता है, तो ध्यान रखना है इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए होता है। ये आपके राज्यसभा के सभापति भी कहलाते हैं, पदेन सभापति होते हैं, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 64 में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को, संजीव सिंघल को, भूपेंद्र गुप्ता को, रजत पुन्हानी को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, अर्थात डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है SSB का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, संजय सिंघल को SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं SSB के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को 1963 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो जो आपका नेपाल और भूटान का बॉर्डर है उसके प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। 23वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा? 31 जुलाई 2027, 15 अगस्त 2027, 31 अगस्त 2028, 31 अगस्त 2027, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है 23वें विधि आयोग की कि इसका कार्यकाल कब आपका समाप्त होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 31 अगस्त 2027 को इसका कार्यकाल समाप्त होगा। अगर हम बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो विधि आयोग का गठन किया गया है आपका 1 सितंबर 2024 को इसका गठन किया गया। अब इसका जो कार्यकाल है वो कब तक है? तो इसका कार्यकाल है 31 अगस्त 2027 तक के लिए। इसका जो गठन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है।
वहीं अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आना कंपलसरी है, आपको इम्पोर्टेंट है। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं आपके दिनेश महेश्वरी। ये चीज़ आपको याद करनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 41, 38, 46 या फिर 45। तो यहाँ पर पूछा गया किसके अंतर्गत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत के कौन सी रैंक है। रैंक आपको लर्न करना कंपलसरी है, अक्सर करके भारत की। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, भारत ने इसमें 38वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं अगर हम 2024 की बात करते हैं कि 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली थी इसके अंतर्गत, तो 2024 में रैंक मिली है आपके 46। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जारीकर्ता की, क्योंकि अक्सर करके जारीकर्ता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि जारी किसके द्वारा किया गया है। तो ये जारी किया गया है आपका बीपो के द्वारा। और बीपो क्या होती है? तो वो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया गया है। प्रथम स्थान किस देश ने आपका प्राप्त किया है? तो स्विट्जरलैंड ने आपका प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रथम स्थान आपका स्विट्जरलैंड, दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा स्थान यूएसए। जारी करता है बीपो। 2025 में भारत की रैंक है 38वीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अंतर्गत भारत की कौन सी रैंक है? 103, 102, 104, 105, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की बात की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 102वीं रैंक है भारत की 2025 में। जबकि 2024 की हम बात करते हैं कि 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई थी इसके अंतर्गत, तो इसको अंतर्गत हुई थी आपकी 105वीं रैंक। अब इसके अंतर्गत भारत का स्कोर कितना प्राप्त किया है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि स्कोर आपसे पूछ ले। तो 25.8 आपका स्कोर प्राप्त किया है भारत ने। टोटल इसके अंतर्गत कंट्री कितने इन्वॉल्व किए गए हैं? तो 123 कंट्री इन्वॉल्व किए गए हैं। अंतिम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है इसके अंतर्गत? जो आपकी अंतिम रैंक है वो प्राप्त की है सोमालिया ने। वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्रथम रैंक किसने प्राप्त किया है यहाँ पर, तो प्रथम रैंक प्राप्त किया है आपकी अर्मानिया ने। वहीं सेकंड रैंक प्राप्त की है बेलारूसा ने। और थर्ड रैंक प्राप्त किया है आपके बोस्निया ने। तो इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार आपका नहीं है। जबकि ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंतर्गत ये आपका आता है। कहाँ पे मिलेगा आपको? तो भाग नंबर 4 में। अगर हम बात करते हैं एकदम इसकी डिटेल में, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई है, धार्मिक अधिकार की बात की गई है, समानता का अधिकार की बात की गई है, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर आपका किया गया है? तो मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में इनका वर्णन किया गया है। इनका भाग भी आपको लर्न करना है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो 12 से लेकर 35 तक इनके आर्टिकल का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164, 63 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो आपका ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन के बारे में। अनुच्छेद 148 है तो वो अटॉर्नी जनरल आपकी नियुक्ति की जाती है।
जिसे महाधिवक्ता कहते हैं। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जो आपके सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। 63 में आपके उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका हाल ही में चर्चा में रहा था। स्थित है ये कहाँ पर? उड़ीसा में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंडक, चंबल, गंगा, कोसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गंगा नदी के बारे में वर्णन किया गया है, कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 सॉरी, क्योंकि जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी सहायक नदी है आपकी यमुना की। अब देखिए, एक एक करके हम बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से हुआ और ये कहाँ पर आपकी गई और कहाँ पर पानी प्रेषित करती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्गम हुआ है वो उत्तराखंड राज्य से हुआ है, गौमुख ग्लेशियर से। यहाँ पर आपके जो हरिद्वार है वहाँ पर आपके मैदान में एंट्री करती है। ये मैदान में एंट्री कहाँ पर करेगी? हरिद्वार में। हरिद्वार में एंट्री करने के बाद ये कहाँ पर आ जाती है? उत्तर प्रदेश में आपकी आ जाती है। उत्तर प्रदेश में एक आपका शहर मिलेगा आपको, प्रयागराज, जहाँ पर आपकी कौन कौन सी नदी आके मिलती है इसमें? तो यहाँ पर आपकी मिल जाती है यमुना नदी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपकी यमुना नदी इसके अंतर्गत मिल जाती है। उसके बाद ये एंट्री कर जाती है आपके बिहार राज्य में। बिहार राज्य के बाद जाती है ये आपके झारखंड में, और झारखंड के बाद चली जाती है ये आपके पश्चिम बंगाल में। तो कुल मिला के ये है कि आपका वेस्ट बंगाल में जाती है। 5 राज्यों में ये गुजरती है आपके कहाँ से? इंडिया से। टोटल लेंथ की अगर हम बात करते हैं कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अपना पानी कहाँ पे गिराती है? तो ये अपना पानी गिराती है बे ऑफ बंगाल में। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है? कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कौन से राज्य को भारत का टाइगर राज्य कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, मध्य प्रदेश राज्य को। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि मोस्ट आपके जो टाइगर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में ही आपके पाए जाते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटका में पाए जाते हैं, और तीसरे नंबर पर पाए जाते हैं आपके उत्तराखंड में। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ बात की गई है कौन से शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी आपका कौन से वंश का शासक था? तो ध्यान रखिएगा, आपके खिलजी वंश का सेकंड शासक था। ये क्या है आपका? सेकंड किंग था आपका। डायनेस्टी क्या है? तो वो है आपकी खिलजी। शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो शासनकाल इसका रहा था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अदर की बात करते हैं तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका शासनकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। वहीं शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो 1540 से लेकर 45 तक। वहीं अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध आपका लड़ा था, जिसमें वो आपका विजयी हुआ था। सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? गाजर, आंवला, संतरा, चुकंदर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे विटामिन ए की बात की जा रही है कि प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा
पाई जाती है। वहीं अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं, एक एक तरीके से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो इसके सोर्सेज की बात करते हैं, तो जिसमें आपका सोर्सेज में आपका पपाया आ जाता है, आपका मैंगो आ जाता है। मैंगो के साथ साथ में जो सबसे ज़्यादा होती है वो कैरेट में यानी गाजर में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है विटामिन ए। अगर हम बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से रोग होता है आपका ब्लाइंडनेस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अदर की बात करें कि आंवला संतरा में कौन कौन सा आपका विटामिन पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये खट्टे पदार्थ हैं, तो इनमें विटामिन सी मिलेगा आपको। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो रिकेट्स नामक रोग होता है वो कमी से होता है विटामिन डी की कमी के कारण। ध्यान रखिएगा, डी की कमी के कारण आपको रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसकी सोर्स क्या है। आपको अगर सोर्स की बात करते हैं तो फिश जो ऑयल होता है उसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। आपकी जो सनलाइट होती है मॉर्निंग की, उसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। हड्डियों को मजबूत रखता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जी बनाना, पानी उबालना, कागज जलाना, फल का पकना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आपके जो परिवर्तन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यहाँ पे क्या, भौतिक परिवर्तन। देख लीजिए इसका डिटेल, आपका ईजिली क्वेश्चन है आपके, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। दूसरी तरफ आपके रसायन आपके क्या है, परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिनमें आपका रीजन हटाने के बाद वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपका नहीं बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि इसके अंदर क्या है कि आपका न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, इसका संगठन क्या हो जाता है, आपका हट जाता है। संगठन इसका क्या रहेगा, इसमें सेम संगठन रहेगा, जबकि इसमें संगठन आपका सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे क्या क्या और ऑप्शन में है। सब्जी बनाना यानी कच्ची लेकर आओगे, पकी सब्जी बनती है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन होगा यानी केमिकल चेंजेस है। कागज़ का जलना राख बन जाएगी आपकी, फल का पकना आपका रैपिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, पानी का उबलना। लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पिता, माता, माता पिता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कभी भी जो बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, पिता की। अब देखिए क्या है, आपके यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो मेल है और दूसरी क्या है आपकी फीमेल है। इनके जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में आपके XY क्रोमोसोम होते हैं और इसमें आपके XX क्रोमोसोम होते हैं। जब फर्टिलाइज किया जाता है तो XX क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है, तो आपका क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। क्या होगी, बेबी गर्ल होगी। जब Y और X करेगा तो आपका क्या होगा, बॉय प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार आपका जो लिंग आइडेंटिफिकेशन है वो किससे प्राप्त होती है? पिता से आपकी प्राप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, प्लासी का प्रथम युद्ध, बक्सर का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी घटना सर्वप्रथम आपकी घटित हुई है, एक एक करके देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है आपका 1526 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है आपका 1191 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 ईस्वी में। वहीं बक्सर का हुआ है 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है आंसर में कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, तराइन का प्रथम युद्ध। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में आपका लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हो गया था, पराजित हुआ था प्रथम युद्ध में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में स्थित है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन से गवर्नर जनरल की जो समाधि है वो गाजीपुर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का विरोध किया था? राजा राममोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, स्वामी विद्यासागर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सती प्रथा का विरोध किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय के प्रयासों के तहत ही भारत में आपकी 1829 ईस्वी में सती प्रथा क्या कर दी गई थी? बैन कर दी गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपका बनेगा। आप यहाँ पे जो गवर्नर थे उनका नाम भी लर्न कर लीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिंग लर्न कर लीजिए, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनके द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गीतांजलि की जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पुस्तक लिखी है आपकी। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी हम समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार अवार्ड मिला था। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है या आरक्षण दिया गया है? 50%, 33%, 25%, 40%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हम डिटेल भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऑलरेडी लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है और आपका जो पंचायत का बैच है, यानी जो पंचायत से रिलेटेड आपके फैक्ट हैं उनसे संबंधित हम ऑलरेडी बहुत जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। अर्थात जो आपका लेखपाल का बैच स्टार्ट होगा वो होगा आपका 1 जनवरी से। तो आप हमसे जुड़े रहिए। जिस तरह से आपको वीडियो में हमने कंटेंट प्रोवाइड कराया था, चाहे वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 हो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 हो, 92 हो, 73 हो, 74 हो, जितने भी चेंजेस हुए हैं मोस्टली प्रोबेबली क्वेश्चन आपके वहाँ से आए थे। इसी तरह से हम लेखपाल में भी पंचायत से रिलेटेड सीरीज आपकी स्टार्ट करने वाले हैं 1 जनवरी 2026 से। हमसे आप जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी सही समय पर मिल सके। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 33%। अब ये इसका प्रावधान हुआ कहाँ पर है? तो जैसे ही आप आर्टिकल नंबर 243 का डी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये प्रावधान मिल जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? 1986, 1990, 1995, 1999, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका क्या है न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं और आगे भी इस तरह से ही आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई है न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की, वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। लेकिन हुई कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1865, 1866, 1870, 1872 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं कब इसकी स्थापना की गई।
तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 17 मार्च को। कब हुई है? 17 मार्च को इसकी स्थापना हुई है 1866 में। अब इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर हुई है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना प्रयागराज ज़िले में आपकी की गई है। भारत का सबसे आपका लार्जेस्ट हाई कोर्ट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और लार्जेस्ट हाई कोर्ट कैसे है वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आपकी जो जजों की संख्या हो सकती है वो कितनी है? 160 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रदेश में पारिवारिक मामलों के समाधान के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई? 1970, 1974, 1980, 1984 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? पारिवारिक न्यायालयों की बात की जा रही है कि कब यहाँ पर प्रारंभ किए गए थे। अब किसके लिए पारिवारिक न्यायालय स्टार्ट किए गए थे? तो जो आपके पारिवारिक मामले हैं उनको निपटाने के लिए। पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई है? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1984 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जबकि चौधरी नारायण सिंह कौन थे आपके? तो डिप्यूटी सीएम थे आपके प्रथम। वहीं आपकी सुचेता कृपलानी कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपकी फर्स्ट वुमेन सीएम थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं सरोजिनी नायडू फर्स्ट महिला गवर्नर थी, ये आपकी महिला गवर्नर भी थी और उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी, BL जोशी, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री चंद्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे पूछा जाता कि विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, जब विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो हैं आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 2005, 1993, 1993, 2002, इनमें से कोई नहीं। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 1994 लिख लीजिएगा। जो आपका उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जा रही है कि इसका गठन कब किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रीति दीवानकर, सतीश महाना, चौधरी नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सतीश महाना। जबकि कुंवर मानवेंद्र सिंह कौन है? आपके विधान परिषद अध्यक्ष हैं, ये विधान परिषद सभापति हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है वर्तमान में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 2010, 2013, 2015, 2018 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, यानी जो आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाले जो आयोग होते हैं उसकी गठन कब किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आपके 2013 में इसका गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितने किलोमीटर की है? 650, 240, 350 या फिर 540 या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये आपका अगर ईस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ है तो ये आपका साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, अर्थात ये वाली लंबाई आपसे पूछी गई है तो ये होती है आपकी 650 किलोमीटर। वहीं नॉर्थ से साउथ अगर पूछता तो वो होती है 240 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1।
उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 5.34%, 7.33%, 6.45%, 7.50%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7.33%। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल की, तो उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपका टोटल क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल सीमा नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की साझा करती है? 540 किलोमीटर, 579 किलोमीटर, 567 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 579 किलोमीटर आपकी सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश के टोटल नेपाल से। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और यहाँ पर क्या है आपका नेपाल है, ये आपका यूपी है। तो ये जो बॉर्डरिंग की लेंथ है वो आप पे कितनी है? तो टोटल है आपकी 579 किलोमीटर की। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और नेपाल के बारे में। तो टोटल ज़िला है यहाँ पे, कितने ज़िलों की सीमा साझा होती है? तो 7 ज़िलों की होती है। एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आता है पीलीभीत, उसके बाद आता है आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर और आपका कुशीनगर। ये क्रम आप लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? सहारनपुर, शामली, बागपत, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरियाणा के साथ में कौन सा जिला आपका उत्तर प्रदेश का सीमा साझा नहीं करता है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आगरा जिला हरियाणा के साथ में कोई भी सीमा साझा नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं कितने ज़िले आपके सीमा साझा करते हैं हरियाणा के साथ में। तो आपके टोटल 6 ज़िले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिनमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 तो ये हो जाते हैं। चौथा आपका गौतम बुद्ध नगर है। 5वां क्या है? तो 5वां अलीगढ़ है आपका, और 6वां है आपका मथुरा। ये जो 6 ज़िले हैं वही आपके हरियाणा से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? एकमात्र 2 ही ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, झांसी, ललितपुर, झांसी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा और मथुरा राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? प्रयागराज, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बलिया। बलिया की सीमा किसके साथ में लगती है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार के साथ में लगती है। जबकि प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र की सीमा एमपी से लगती है। टोटल कितने ज़िलों की सीमा एमपी के साथ में लगती है और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है, ध्यान रखिएगा। बात किसके साथ में हो रही है? बात हो रही है एमपी के साथ में। के टोटल कितने ज़िले हैं इस सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 11 ज़िले हैं आपके। बिंडम, टांडा, कुसेरा जलप्रपात, यानी ये क्या है आपके जलप्रपात हैं आपके उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है आपका कुसेरा जलप्रपात आपका यूपी SSSC आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछ चुकी है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कौन से ज़िले में स्थित है? ललितपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मिर्ज़ापुर में ये स्थित हैं। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक एवं सबसे कम सीमा वाले राज्य कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे राज्यों के नाम बताने जिसकी सीमा सबसे अधिक लगी हो या फिर सबसे कम लगी हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सबसे कम सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा लगती है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, दलहन,
चावल, दाल, तिलहन, दलहन, मक्का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुंदेलखंड और पहाड़ी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मुख्य फसलें कौन सी मानी जाएंगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, दाल और तिलहन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हॉट जलवायु रहती है। आपकी जो कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, हॉट आपका रहता है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपका क्लाइमेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम आर्द्र भूमि स्थित है? हाथरस, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में आर्द्र भूमि सबसे कम स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाथरस जिले में सबसे कम आर्द्र भूमि स्थित है। कितने % की है वो ध्यान रखिएगा, तो 0.8% की आपकी आर्द्र भूमि है। कहाँ पर? हाथरस में। जबकि मैक्सिमम किस में है? तो मैक्सिमम आपकी है सोनभद्र में। सोनभद्र में कितने % है? तो ध्यान रखिएगा 5.8% है आपके सोनभद्र में। वहीं अगर हम वेटलैंड की बात करते हैं, देखिए एक एक करके इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड की संख्या टोटल कितनी है? तो भारत में टोटल संख्या है आपकी 96। वहीं अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 10 है, और तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहाँ पर 20 है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। यूनेस्को की वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? कुल कितने स्थल शामिल हैं? 9, 10, 12, 20, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में वेटलैंड रामसर साइट के अंतर्गत कितने टोटल स्थल शामिल किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 10 स्थल शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। अब एक एक करके हम बात करते हैं रामसर साइट होती क्या है, इनके बारे में डिटेल यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक एक करके। तो देखिए हम बात कर रहे थे किसके? रामसर साइट की, कि रामसर साइट होती क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी साइट है जो आपकी नम भूमि की होती हैं, क्या है, वेटलैंड्स होती हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर मानी जाती है या कह सकते हैं कि संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको हम रामसर साइट कहते हैं। अब ऐसा संरक्षण कहाँ पर दिया गया था उसकी बात भी कर लेते हैं। तो आपका एक मीटिंग हुई थी 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर में, और ये रामसर एक्चुअल में है क्या? तो एक शहर है आपके ईरान का, इसलिए हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी आपकी वेटलैंड थी उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अगर बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक है, कितनी है? वहाँ पर 20 हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 96 हैं, और यूपी की बात करते हैं तो 10 हैं। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपकी डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, UPSSC ने ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी है। किसकी कर दी है? लेखपाल भर्ती की डेट अनाउंस आपकी हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग हो रही है आपकी 28 दिसंबर से, भूलिएगा ना। हम ऑलरेडी इस पर एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे, जिससे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कौन से रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपका 1 जनवरी से लेकर आपकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे BPO के लिए की थी, उसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन आपके लिए हम कंटेंट लेकर आने वाले हैं लेखपाल के लिए। सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जिससे कि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को, लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।